हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के द्वारा आयोजित बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस दरोगा में जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हो जाएगा हमारा सौरमंडल। सौरमंडल का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो यह हो जाएगा कपास। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और यह क्वेश्चन बिहार पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर 18 मई 2025 को पूछा गया है। देखिए, इसका डिस्कशन है कि 1840 के दशक तक ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के निर्यात की प्रमुख वस्तु कपास रही थी और 1840 के दशक के बाद में रेलवे के विस्तार और अन्य कारणों से लोहा और स्टील उद्योग का निर्यात मूल्य कपास के निर्यात मूल्य से आगे निकल गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है? तो यह होता है ओजोन मंडल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी ओजोन मंडल जो होता है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को सोख लेता है और ओजोन परत जो होता है समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित है और यह बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित होते हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? यह होती है समताप मंडल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी ओजोन की जो परत होती है यह हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है और ओजोन लेयर जो होती है पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक के फैली हुई होती है, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। और यहाँ ओजोन एक सुरक्षात्मक परत का निर्माण करती है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ रहता है, जिसके कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है और इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और यह सौर मंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है और यह 3959 मील की त्रिज्या के साथ हमारे सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा और इसका औसत घनत्व लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। इसका आंसर नाइट्स हो जाएगा, यानी सामंत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, यह क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का है और यह वर्ल्ड ज्योग्राफी में गलती से ऐड हो गया है और बिहार पुलिस कांस्टेबल 7 अगस्त 2024 को पूछा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं? तो लाल ग्रह के रूप में जानते हैं मंगल को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है, तो ध्यान देंगे कि जो मंगल ग्रह है इसका रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण और मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह और बुध के बाद और सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा और यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। मंगल जो है यह सूर्य की परिक्रमा करता है तथा अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में घूर्णन करता है, जो पृथ्वी के एक दिन यानी 23.9 घंटे की अवधि के अधिक नजदीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसी को उपसौर बोलते हैं। ध्यान देंगे, इस स्थिति को उपसौर बोलते हैं, लेकिन 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, उसे हम लोग अपसौर बोलते हैं। 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति बनती है? देखिए, उपसौर जो है यह छोटा वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 जनवरी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, उपसौर की स्थिति के बारे में दिया गया है कि पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाते हुए सबसे निकट होती है तो उसे उपसौर कहते हैं और यह स्थिति प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बनती है। और यहाँ पे दिया गया है अपसौर। अपसौर जो होता है पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा है? तो आकाश गंगा जो है यह गैलेक्सी होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी आकाश गंगा यह असंख्य तारों का एक समूह होता है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच में जाते हुए अर्धचक्र के रूप में झिलमिलाती मेखला के समान दिखाई पड़ता है और आकाश गंगा में एक केंद्रीय बल एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती है और बल जो है
यह आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है और यहाँ तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा मंगल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं और यह अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है और यह अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? तो सबसे भारी ग्रह यह हो जाएगा शनि। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है इसके अनुसार शनि सबसे भारी हो जाएगा, लेकिन सारे ग्रहों की बात किया जाए तो सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे भारी ग्रह होता है और यह सौर मंडल के सभी अन्य ग्रहों के द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है। बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह, जबकि शनि से 6ठा ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह यह बुध हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए बुध जो होता है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध तथा शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म और रातें जो होती है बर्फीली होती है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। साथ ही ध्यान देंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले बुध आएगा, फिर उसके बाद शुक्र है, उसके बाद तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है तो हो जाएगा बुध। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए शुक्र ग्रह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है और इसके शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण इसे क्रमशः सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। और साथ ही देखेंगे कि स्ट्रक्चर रूप में पृथ्वी से कुछ समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है इस पर वातावरण काफी सघन और विषाक्त है, जिसे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है? तो सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है, यह होता है बृहस्पति। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है और यह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है और इसका गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल यह सबसे अधिक होता है, जिससे यह सौर मंडल से आने वाली बाहरी उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया यानी हटा दिया गया? तो यह हटाया गया 2006 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी IAU ने वर्ष 2006 में प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदा स्थिति यानी ग्रह की स्थिति से पदावनत यानी हटा करके बौने ग्रह में डाल दिया है, क्योंकि यह 3 मापदंडों को पूरा नहीं करता है जो IAU यानी पूर्ण आकार के ग्रह को परिभाषित करने के लिए उपयोग करता है। जैसे पूर्ण आकार वाले जो ग्रह होते हैं उसके लिए IAU के 3 मापदंड है, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, वह इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्व बल के कारण उसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए और इसमें इतना बल हो कि बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? यह हो जाएगा प्लूटो, यानी प्लूटो जो है यह हमारे सौर मंडल के ग्रह में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प जो है यह नेपच्यून का चंद्रमा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए हिप्पोकैम्प जो होता है इसी का नाम होता है S400N1। नेपच्यून का एक छोटा सा चंद्रमा है। यह अपने ग्रह की परिक्रमा महज एक पृथ्वी दिवस में करता है और इसका खोज जुलाई 2013 में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण यह चंद्रमा जब बीच में होता है तभी होता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए जब किसी दिन के समय में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। ध्यान देंगे कि सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किस 2 ग्रहों के बीच में स्थित होता है? तो सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट होता है
यह स्थित होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और क्षुद्र ग्रह जो होते हैं यह छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनकी तुलना में उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी और बुध के बीच में यह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सबसे नजदीक हो जाएगा बुध, उसके बाद शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। अतः पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। यह हो जाएगा ताराकार, यानी ताराकार जो होता है सौर मंडल का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जबकि नक्षत्र, धूमकेतु, उपग्रह सौर मंडल के सदस्य हैं और सौर मंडल में सूर्य और वे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। और सौर मंडल ग्रहों, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। तो अप्रैल आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को हम लोग तारामंडल बोलते हैं। और ऐसे ही सप्तर्षि तारामंडल है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात के समय दिखाई देने वाला तारामंडल हो जाता है, इसलिए सप्तर्षि तारामंडल हमारा आंसर हो जाएगा। सप्तर्षि तारामंडल ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यह सप्तर्षि तारामंडल जो है अप्रैल माह में आकाश के उत्तरी दिशा में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। यह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी शुक्र ग्रह जो होता है आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है और स्ट्रक्चर के हिसाब से पृथ्वी से कुछ समानता के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और साथ ही ध्यान देंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गर्म ग्रह जो हो जाएगा यह शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है, टाइटन किसका चंद्रमा है। तो टाइटन जो है शनि का चंद्रमा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। टाइटन जो है शनि के सभी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है और बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। और उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने 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 संबंधित ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो पृथ्वी के भ्रमण की गति हो जाएगी 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और पृथ्वी के अपने कक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में 5 घंटे और 48 मिनट 40 सेकंड में पूरा कर लेती है। और पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन का दिशा हो जाएगा पश्चिम से पूरब। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो लघु ज्वार भाटा जो है यह शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, लघु ज्वार प्रत्येक चंद्रमास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि को उत्पन्न होने वाले ज्वार हैं जो सामान्य ज्वार से कम ऊंचे होते हैं। और यह अवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं और इस कारण सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के जल को भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर प्रभावित करते हैं, जिससे ज्वार की ऊंचाई कम रह जाती है। इसे लघु ज्वार बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 है, पृथ्वी संरचना, अक्षांश एवं देशांतर। इसका पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है यह भारत से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर के गुजरती है, 3 महाद्वीपों से और 3 जल निकायों से होकर के गुजरती है। 13 देश में शामिल होते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमो, प्रिंसिपे, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इसलिए भारत से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो यह मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की
पेरिडोटाइड परत है। तो पृथ्वी की पेरिडोटाइड जो परत हो जाएगा यह ऊपरी भूपटल है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, पृथ्वी की पेरिडोटाइड जो परत होती है मेंटल के ऊपरी परत में पाई जाने वाली एक चट्टान है जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत के दबाव के कारण ठोस जैसा व्यवहार करती है, लेकिन तापमान में वृद्धि एवं ऊपरी सतह के दबाव मुक्त होने के कारण यह पिघल करके मैग्मा का निर्माण करती है। और पेरिडोटाइड एक घनी अग्नेय शैल है जिसमें मुख्यतः ऑलिविन और पाइरोक्सिन खनिज होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज हो जाएगा फेल्सपार। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, इसके बाद जो है घटते हुए क्रम में प्रमुख खनिज होते हैं भूपर्पटी में। क्वार्ट्ज होता है, पाइरोक्सिन होता है, एम्फीबोल्स होता है और अभ्रक होता है। यानी सबसे अधिक जो है यह फेल्सपार पाया जाता है। हालांकि चट्टानों के लगभग 98% जो भाग होते हैं इसका निर्माण 8 प्रमुख तत्वों से हुआ है, जो कि जिसमें शामिल होते हैं ऑक्सीजन होता है 47%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इसमें शामिल होते हैं। और जो फेल्सपार होता है एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है KAlSi3O8 होता है। तो ध्यान देंगे कि जो फेल्सपार होता है यह एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो यह हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर के जाती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, लेकिन यह जो है उड़ीसा से होकर के नहीं जाती है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? तो 8 डिग्री अक्षांश से सबसे निकटतम हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तथा देशांतरीय विस्तार जो होता है इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है। हालांकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो हो जाएगा इंडोनेशिया। देखिए, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है यह इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, एशिया महाद्वीप में विषुवत रेखा प्रसंगत विकल्पों में से केवल इंडोनेशिया से गुजरती है और पृथ्वी की मध्य सतह से जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य से गुजरती है तथा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, विषुवत रेखा कहलाती है। और विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर के गुजरती है। तो ध्यान देंगे, यह जो है मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय जो हो जाएगा 4 बजे शाम हो जाएगा। तो हो जाएगा 30 डिग्री पूरब हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि ग्रीनविच औसत समय जो है 4 बजे शाम है और दिए गए शहर का स्थानीय समय 6 बजे शाम है। तो ग्रीनविच समय जो होता है इससे 2 घंटे आगे हो जाएगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, अतः 2 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, अतः दिया गया है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? पूछा गया है कि कर्क रेखा के ठीक ऊपर क्या हो जाएगा? मणिपुर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, कर्क रेखा जो है पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य जो है दोपहर के समय लंबवत चमकता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये तेलंगाना से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, मानक समय जो होता है किसी देश के मध्य से गुजरने वाली ज्यामितीय रेखा का माध्य समय होता है जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। और भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है और जिसके समय को भारत का मानक समय माना गया है। और भारत का मानक समय जो है GMT से 82.5 डिग्री पूरब में है। इसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक के समय से 5.5 घंटे आगे है। और भारतीय मानक समय जो है यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है जिसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और इसमें उत्तर में बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा है। तो भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और यह रेखाएं समानांतर नहीं होती है, क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है बढ़ते जाती है, और विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, जो कि 111.32 किलोमीटर तक होती है। साथ ही ध्यान देंगे कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर के गुजरती है, इस समय को मानक समय माना गया है, और यह समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है इससे 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं? तो डोलड्रम जो होते हैं यह स्थित होते हैं 5 डिग्री से 5 डिग्री से उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है डोलड्रम, जहां प्रचलित पवनें शांत रहती है, और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को दुनिया भर के नाविकों द्वारा डोलड्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? तो विषुवत रेखा के समीप तापमान जो होता है सबसे अधिक होता है, इसका कारण होता है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, विषुवत रेखा जो है पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के बीच में समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, और यह पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और इस रेखा के समीप तापमान जो होता है सबसे अधिक होता है, क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, और यहाँ प्रायः वर्ष भर दिन रात की अवधि बराबर होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, तो हो जाएगा सियाल, सीमा और नीफे हो जाएगा। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसका सबसे ऊपरी परत जो होता है यह सियाल होता है, और सियाल जो होता है यह होता है SiAl, यानी इसमें होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और इसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के होता है, और इसका गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक है। उसके बाद सियाल के नीचे होता है सीमा। तो सीमा की जो परत होती है यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी होती है, और इसका गहराई 300 से 2900 किलोमीटर तक है। और सीमा के नीचे होती है सबसे नीचे नीफे। तो नीफे जो है यह निकेल और फेरस से मिलकर के बनी होती है, यानी निकेल और लोहा से मिलकर के बनी होती है, इसलिए इसे नीफे बोलते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र जो है इसकी ओर परतों का क्रम सियाल, सीमा और नीफे हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर है हमारा चट्टान। देखिए, तीसरा चैप्टर चट्टान हो जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? पूछा गया है कि इसमें से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। देखिए, सेल जो होता है यह आग्नेय चट्टान नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आगे इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आगे इसका डिस्कशन भी दिया गया है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा से होता है, और जब तप्त और तरल मैग्मा ठंडा होकर के जम जाती है और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, और इन चट्टानों में निकल, जस्ता, तांबा, सीसा, मैग्नीज और प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं। और ये चट्टान रवेदार होती हैं तथा इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म जो होते हैं यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। पेरिडोटाइड, उसके बाद ग्रेनाइट तथा स्कोरिया जो होते हैं आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, जबकि सेल जो होता है यह अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं किंतु साइनाइड नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा साइनाइड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, यह जो है जब आग्नेय तथा अवसादी सेलों में ताप और दाब के कारण रूपांतरण होता है, इसी को कयांत्रित सेल का निर्माण होता है। इसी को हम लोग कयांत्रित चट्टान कहते हैं, और इसका उदाहरण संगमरमर, स्लेट, हैलाइट, शिस्ट और फाइलाइट इत्यादि है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, कयांत्रित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है। तो कयांत्रित चट्टानों में पतरन की जो क्रिया होती है इसका मतलब होता है कुछ सेलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला जो होता है अवसादी चट्टान है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं काला सोना।
नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आग्नेय शैल में निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो आग्नेय शैल जो होते हैं यह परतदार चट्टान होते हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, इसे परतदार चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। देखिए 154 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है दूसरा, भूकंप। तो भूकंप चैप्टर का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है। तो जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग भूकंप केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी भूपटल में उत्पन्न हुई आकस्मिक हलचल या कंपन को भूकंप बोलते हैं, और जिस बिंदु पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र बिंदु, और उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो स्थित बिंदु होता है उसी को हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो भूकंप से संबंधित अध्ययन जो है यह कहलाता है सिस्मोलॉजी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है भूकंप और संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और इसके परिमाण को रिक्टर स्केल पर मापते हैं, और जिसमें भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर है हमारा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो लूसी ज्वालामुखी जो हो जाएगा यह स्थित है इंडोनेशिया में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इसमें भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके माध्यम से लावा, गैस, धुआं आदि पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा मड वॉल्केनो यह लूसी इंडोनेशिया में है। इससे मुख्यतः कीचड़ उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालादत्त के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा फ्यूजियामा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए फ्यूजियामा जो है यह जापान में स्थित है, और जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसको भी ध्यान देंगे कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है यह प्रशांत महासागर में अवस्थित ज्वालादित्य यानी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत है, और यह जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, और यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, इक्वाडोर का चिम्बराजो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो इक्वाडोर का चिम्बराजो ज्वालामुखी जो होता है यह शांत श्रेणी में आता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और इक्वाडोर का चिम्बराजो ज्वालामुखी जो है शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में है, और चिम्बराजो एंडीज के कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल रेंज की एक निष्क्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है, और ऐसे ज्वालामुखी जिसमें उद्भेदन की कोई संभावना नहीं होती है उसी हम लोग शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को हम लोग बोलते हैं क्रेटर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और क्रेटर से निकल करके गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है, और ज्वालामुखी जो होती है एक वृत्ताकार छिद्र अथवा दरार के रूप में शुरू होती है, और इस छिद्र का संबंध जो होता है भूगर्भ में अति गहराई से होता है, और भीतरी उद्वेग से इस छिद्र की रचना होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आग का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी है, और यहाँ अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। और रिंग ऑफ फायर जो है पृथ्वी की लिथोस्फेरिक प्लेट्स की हलचल तथा टकराव का परिणाम है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में है? तो किलिमंजारो जो है यह स्थित है अफ्रीका में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है? तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है यह स्थित है मैक्सिको में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और कोलिमा ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, और इसका ऊंचाई लगभग 3280 मीटर है, जो जलिस्को और कोलिमा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए यहाँ पे अगला चैप्टर हो जाएगा हमारा, चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा आर्द्रता एवं वर्षा तथा साथ में स्थानीय पवन। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल पाया जाता है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर बादल जो पाया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं पक्षाप बादल यानी सिरस बादल बोलते हैं। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर पक्षाप बादल पाया जाता है, और इसका ऊंचाई 8000 से 12000 मीटर होती है, और यह प्रायः चित्राय रूप में रेशम की तरह दिखते हैं, और इनका निर्माण जो होता है छोटे छोटे हिमकणों के द्वारा होता है। इसीलिए इनसे होकर के जब सूर्य की किरणें गुजरती है तो रंग सफेद हो जाता है, परंतु शाम के समय यह विविध रंगों में दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो बहती है यह समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में ये हवाएं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है, और भारत में वर्षा की क्रिया को संपन्न कराती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है
वह है, तो वह हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, किसी स्थान की वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा तथा उसी स्थान की वायु को संतृप्त करने की जो आवश्यक जल वाष्प की मात्रा का अनुपात जो होता है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। और सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है फर। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति जो है यह संबंधित है अल्पाइन वनों से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी फर वनस्पति जो होता है अल्पाइन वनों से संबंधित है। और अल्पाइन वन जो होते हैं 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चारागाह क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। और इन वनों के अंतर्गत पश्चिमी हिमालय के मुख्य रूप से फर, उसके बाद रोडोडेंड्रोन, बिलो इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, काल बैसाखी चलती है। तो काल बैसाखी जो है यह बंगाल में चलती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, गर्मी के दिनों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है और गरज के साथ वर्षा करने के लिए जिम्मेदार होती है। और इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर बोलते हैं, बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं, कर्नाटक में इनको चेरी ब्लज्म बोलते हैं या कॉफी वर्षा भी बोलते हैं, तथा केरल में इसको आम्र वर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, यहाँ से चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है, चक्रवात, उसके बाद वायुमंडल। यहाँ पे चक्रवात और वायुमंडल दिया गया है, जिसका पहला क्वेश्चन है इसमें सही मिलान करना है। देखिए, सही मिलान करेंगे। विली विली, देखिए विली विली जो आता है तूफान होता है, यह आता है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। उसके बाद है हरिकेन। हरिकेन जो होता है यह आता है अमेरिका में। उसके बाद होता है टाइफून। तो टाइफून जो होता है यह आता है चीन में, इसका मिलान 3 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 2 3 1 हो जाएगा। देखिए, 2 3 1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि जो टाइफून होता है यह चीन में आता है, हरिकेन अमेरिका में आता है और विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग होता है? यह होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहते हैं। और वायुमंडल संरचना में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है जो कि लगभग 78.8% होता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होता है जो कि लगभग 21% होता है। उसके बाद होता है आर्गन जो कि 0.93% होता है। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.036% होता है। नियॉन 0.002। उसके बाद हीलियम होता है 0.0005। और उसके बाद मीथेन होता है 0.001% होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत हो जाएगी क्षोभमंडल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, वायुमंडल की जो परत होती है क्षोभमंडल, इसका जो ऊंचाई होता है ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर तक होता है और विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर तक हो सकता है। और साथ ही बात करेंगे कि 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। यानी 165 डिग्री पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है। यानी 1 किलोमीटर में लगभग यह 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। तो कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को बोलते हैं हरिकेन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति अटलांटिक बेसिन में होती है। और अटलांटिक बेसिन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर को शामिल किया जाता है। और ध्यान देंगे कि मैक्सिको का जो खाड़ी है इसका नाम चेंज करके अमेरिका का खाड़ी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत हो जाएगा 0.003%। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होती है आयनमंडल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? यह होती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। देखिए, समताप मंडल जो होती है बादल एवं मौसमी घटनाओं से रहित होने के कारण बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियां प्रदान करती है। और पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक स्थित समताप मंडल को पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। और इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो सबसे अधिक गर्म जो होता है यह होता है आयन मंडल। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मध्य सीमा जो होती है इससे ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को हम लोग तापमंडल या आयन मंडल कहते हैं, और इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है और कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायु दाब न्यूनतम होता है और यह मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9 है महाद्वीप या द्वीप। इसका पहला क्वेश्चन है, अमेरिका का खोज किसने किया था। तो अमेरिका का खोज किया गया था कोलंबस के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए कोलंबस ने 1492 में नए समुद्री मार्ग के द्वारा अमेरिका का खोज किया था और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए नया समुद्री मार्ग का खोज 1498 में किया था। और मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है या घिरा होता है जल से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर है जलमंडल। इसका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका रहता है यह हो जाएगा 75%। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 75% जो है पानी से ढका रहता है, लेकिन वास्तविक रूप में पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भाग जो है इस पर जल है और उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग जो है इस पर यह महासागरों से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी इसमें से मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी, जिसका एरिया जो होता है यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, लेकिन इससे भी बड़ी होती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो है यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है और इसका एरिया हो जाएगा 21 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है। तो पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए यह पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है और पाक जल डमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है तथा इसमें कई नदियां विसर्जित होती है, जिसमें तमिलनाडु की वैगई नदी प्रमुख है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आयरिश सागर स्थित है। देखिए आयरिश सागर के बारे में पूछा गया है कि आयरिश सागर जो है कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और आयरिश सागर जो है आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है और इसका दक्षिणी छोर जो है सेंट जॉर्ज चैनल के माध्यम से सेल्टिक सागर से यानी सेल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है और इसका उत्तरी छोर उत्तरी चैनल के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गहरा स्थान। देखिए एशिया का सबसे गहरा हो जाएगा यह हो जाएगा मृत सागर। एशिया का सबसे गहरा मृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी समुद्र यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है यह मृत सागर हमारा आंसर हो जाएगा और यह समुद्र तट से 440 मीटर नीचे है और दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है और यह खारे पानी की एक झील है और इसका सीमा पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और पश्चिमी तट फिलिस्तीन से लगती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो हो जाएगा यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और इसी में सबसे गहरा स्थान हो जाएगा मरियाना ट्रेंच यानी मरियाना गर्त। इसका जो गहराई हो जाएगा यह 11,022 मीटर हो जाएगा यानी लगभग 11 किलोमीटर है, जो कि विश्व का सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है जल मंडल में शामिल होते हैं। या 71% क्षेत्रफल जो होते हैं या जल में शामिल होते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग जो है समुद्र तल से प्राप्त होता है। यह होता है 29%। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी स्थल मंडल जो होता है संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल का लगभग 29% है, जबकि शेष 71% हिस्सा जो है जल से ढका हुआ रहता है और पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल जो होता है यह महासागरों में है जो खारा होता है और जल राशि का मात्र 2.5% भाग जो होता है यही मीठा पानी होता है जिसे हम लोग पी सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। तो प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा जो होती है यह पश्चिम से पूरब होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है और यह विषुवतीय रेखीय धारा के विपरीत प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, अगला है चैप्टर नंबर 11 है, विश्व की प्रमुख झीलें, पौने और जलप्रपात। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पौने नहीं है। तो हो जाएगा बोरा। बोरा जो होती है यह ठंडी हवा होती है। ध्यान देंगे, हरमट्टन, सिरोको और जोंडा यह जो है उष्ण एवं शुष्क पौने होती है, जबकि बोरा जो होती है बोरा मिस्टल के समान ही शुष्क एवं अत्यधिक ठंड हवा होती है। एवं एड्रियाटिक सागर में
पूर्वी किनारों पर चलती है और इससे मुख्यतः इटली और यूगोस्लोवाकिया प्रभावित होते हैं। और सिरोको जो होता है, सिरोको सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर, हरमट्टन सहारा मरुस्थल में दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म हवा होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है, कौन सा इसमें से गलत दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कोरोलिस बल जो होती है पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। यह गलत है, ऑप्शन ए ही हमारा गलत है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोरोलिस बल जो होती है पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करती है, न कि बाईं ओर। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह पवन को बाईं ओर विक्षेपित करती है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कोरोलिस बल जो होता है उत्पन्न होता है। और यह बल ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, और अन्य सभी कथन जो दिए गए हैं इसमें सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर क्वेश्चन है, पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया गया है बोरो। देखिए बोरो जो होता है, बोरो ठंडा हवा होता है, तो बोरो जो होता है यह ठंडा हवा हो जाएगा, लेकिन यह जो बहता है इटली में बहता है, इसलिए इसका मिलान सी हो जाएगा। उसके बाद है मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल जो बहती है यह दक्षिणी फ्रांस में बहती है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है खमसीन, खमसीन बहती है मिस्र में, इसका मिलान 1 हो जाएगा। और हरमट्टन जो है यह बहती है पश्चिम अफ्रीका में, इसका मिलान 2 हो जाएगा। इसलिए सी डी ए बी हमारा आंसर है, सी डी ए बी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है सी डी ए बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व में प्रवाहित कुछ अन्य पवनों के नाम भी शामिल है। सबसे पहले दिया गया है लू। लू जो होती है उत्तरी भारत और पाकिस्तान में बहती है। हबूब होता है सूडान में बहता है। चिनूक जो होता है यह रॉकीज पर्वत में बहती है। सिरोको जो होता है सहारा मरुस्थल में बहती है। और एक होता है बिलजर्ड, यह जो होता है टुंड्रा प्रदेशों की हवाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, इसे हम लोग लू बोलते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और ये हवा जो है थार रेगिस्तान से मई और जून के महीनों में विशेष रूप से चलती है। और लू के समय तापमान जो होता है 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसके संपर्क में आने से सामान्यतः आंखों में जलन, अचानक बेहोशी और अंततः रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यह स्थित है सेंट लॉरेंस नदी पर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यह वाटरफॉल जो है कनाडा के ओंटारियो एवं अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है, तो असवान डैम के द्वारा बनाई गई झील हो जाएगी नासिर झील, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यह अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र में नील नदी पर बनी हुई है कृत्रिम झील है। उल्लेखनीय है कि इस झील का नाम गमाल अब्देल नासिर के नाम पर रखा गया है, जो 1952 में मिस्र की क्रांति के नेताओं में से एक रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो यूएसए की स्थानीय पवन हो जाएगी चिनूक, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे चिनूक हवा जो होता है यह सर्दियों में रॉकीज पर्वत की पूर्वी ढालों पर अमेरिका और कनाडा में प्रवाहित होती है। और ये इतनी शुष्क होती है कि इन्हें बर्फ भक्षक कहा जाता है। कुछ अन्य तथ्य भी दिए गए हैं, अन्य पवने और उनका स्थान दिया गया, जैसे मिस्ट्रल जो बहता है यह फ्रांस में होता है, हरमट्टन पश्चिमी सहारा में, और फॉन जो होता है यह उत्तरी आल्प्स में होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो खमसिन जो होता है यह स्थानीय पवन हो जाएगा मिस्र का, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यह जो है मिस्र और इजराइल को प्रभावित करने वाली शुष्क, गर्म और रेतीली स्थानीय पवन होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यह स्थित है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए नियाग्रा वाटरफॉल जो है उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और यह जलप्रपात की ऊंचाई जो है 167 फीट तक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की जो दिशा हो जाएगी यह हो जाएगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए आगे डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। और पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में लगभग 5 डिग्री से 30 डिग्री तक उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहले है स्थानीय पवन, उसके बाद देश का नाम दिया गया है। तो चिनूक, चिनूक जो होता है यह अमेरिका का स्थानीय पवन है जो कि सही है। उसके बाद है फॉन, फॉन जो होता है यह आल्प्स पर्वत का स्थानीय पवन हो जाएगा, यह भी सही दिया गया है। उसके बाद है सिरोको, तो सिरोको जो हो जाएगा यह इटली का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कनाडा है, यह हो जाएगा इटली का, तो यहाँ पे कनाडा दिया गया है जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो लू है, लू यह भारत में बहती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, टोबा झील स्थित है। तो टोबा झील जो है यह सुमात्रा में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय झील है और यह 100 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। तो सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन जो होती है इसी को बोलते हैं सिरोको, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और यह भूमध्य सागर पार करती है और आर्द्र हो जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सबसे पहले दिया गया है चिनूक, तो चिनूक जो होता है यह स्थानीय पवन हो जाएगा अमेरिका का, यह हो जाएगा स्थानीय पवन अमेरिका का, जो कि इसे हम लोग बोलते हैं हिमभक्षिणी यानी स्नो ईटर बोलते हैं, तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 4 हो जाएगा। उसके बाद दिया गया हरमटन, तो हरमटन जो होता है यह गिनी के तट पर यानी सहारा मरुस्थल में आता है, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद है मिस्टल, तो मिस्टल पवन जो है यह फ्रांस और इटली में आता है, उत्तरी इटली में, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा मिस्टल का, यह इटली होना चाहिए मिस्टल का। और बोरा जो होता है इटली में आता है, देखिए इसका मिलान हो जाएगा मिस्टल का फ्रांस हो जाएगा और बोरा का इटली हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि चिनूक जो हो जाएगा, चिनूक हो जाएगा अमेरिका का, चिनूक जो है यह हो जाएगा अमेरिका का, यह हो जाएगा हिमभक्षिणी। उसके बाद है हरमटन जो कि सहारा मरुस्थल में आता है, मिस्ट्रल जो हो जाएगा यह फ्रांस का हो जाएगा और बोरा जो हो जाएगा यह इटली का हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है कि जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है। जलप्रपात का निर्माण जो होता है यह होता है नदियों से, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और जलप्रपात उस क्षेत्र स्थान को कहते हैं जहां विभिन्न नदियों का पानी इकट्ठा होकर के पहाड़ की चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरती है। और जलप्रपात का निर्माण कटाव के माध्यम से भी होता है, अर्थात अपरदन द्वारा भी होता है। और जब एक नदी की धारा नम चट्टानों से होकर के कठोर चट्टानों की ओर बहती है, यह जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है। तो हम्बोल्ट जलधारा जो है यह स्थित है पश्चिमी तट पर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। देखिए भारत की सबसे बड़ी जो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी है और यह मोटे रूप से त्रिभुजाकार खाड़ी है जो पश्चिम की ओर से अधिकांशतः भारत और शेष श्रीलंका और उत्तर से बांग्लादेश तथा पूर्व की ओर से बर्मा यानी म्यांमार तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के घिरी हुई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैकाल झील, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और यह जो है झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और इसका गहराई 1642 मीटर है और यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 12 नंबर चैप्टर दिया गया है अस्लाकृतिया और इसमें शामिल है पर्वत, पठार और मरुस्थल। इसका पहला क्वेश्चन है, नामीब मरुस्थल स्थित है। तो नामीब मरुस्थल जो है यह स्थित है अफ्रीका में, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और यह जो है दक्षिण अफ्रीका का तटीय रेगिस्तान है जो काफी गर्म और शुष्क होता है और यह अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट पर 2000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, विभ्रंश घाटी बनती है। तो विभ्रंश घाटी जो है यह बनती है दो भ्रंशों के बीच में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और विभ्रंश घाटी जो होती है इसका विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की भूमि नीचे की ओर धंस जाती है, जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिंचाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। और विभ्रंश घाटियां लंबी, संकरी और गहरी होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो कालाहारी जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और इसमें शामिल हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा से लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और यहाँ रहने वाले जनजातियों को बुशमैन कहा जाता है। इसको भी ध्यान देंगे कि कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले जनजातियां बुशमैन कहलाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, जाग्रोस पर्वत स्थित है। तो जाग्रोस पर्वत जो हो जाएगा यह स्थित है ईरान में, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है यह स्थित है इक्वाडोर में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में बुशमैन पाए जाते हैं? तो बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है इसका विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में है। और मरुस्थल सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और साथ में दिया गया है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ड्रेकनबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो ड्रेकनबर्ग जो होता है यह पर्वत हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीकी संघ का, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इसका ऊंचाई हो जाएगा 3482 मीटर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो स्टेलेक्टाइट आकृति का निर्माण होता है भूमिगत जल के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और यह इस प्रकार की चट्टान संरचना है जो गुफा की छत से टपकने वाले वर्षा के पानी के खनिजों के अवक्षेपण द्वारा निर्मित होते हैं। और स्थलाकृतियों का अध्ययन जो है यह कहलाता है टोपोग्राफी। इसको ध्यान देंगे कि टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृतियों का अध्ययन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो पेशावर और काबुल जो है यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं खैबर दर्रा से, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए एक है बोलन दर्रा। तो बोलन दर्रा जो है यह जोड़ता है क्वेटा को जैकोबाबाद से। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को अलग करता है। और हो ची मिन्ह मार्ग जो है यह हनोई और वियतनाम को जोड़ता है। नेक्स्ट है अगला है चैप्टर नंबर 13 है कि घास के मैदान विश्व की प्रमुख नहरें, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। देखिए यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति उत्पन्न कर देता है जो कि एल नीनो का प्रभाव है। उसके बाद है यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न करता है, यह भी एल नीनो का प्रभाव होता है। आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन दिया गया है यह जो है इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, यह भी एल नीनो का प्रभाव होता है। उसके बाद दिया गया है यह पेरू के तट से जल का तापमान कम कर देता है। तो यह पेरू के तट से जल के तापमान को कम करता है, यह जो है एल नीनो का प्रभाव नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टेपी क्षेत्र जो है यह प्रसिद्ध है गेहूं के लिए, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए स्टेपी क्षेत्र जो होता है इसको सामान्यतः स्टेपीज घास का मैदान के नाम से जानते हैं। और इसका विस्तार पश्चिमी रूस तथा यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है रूस, यूक्रेन, चीन, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। और यह समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है जहाँ मुख्य रूप से गेहूं की फसल उगाई जाती है। और इन घास के मैदानों में व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण इन्हें विश्व का अनाज का भंडार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116। 116 नंबर क्वेश्चन है, विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं? तो विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में जानते हैं सेल्वास के नाम से, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए एक होता है लानोज। तो लानोज जो होता है यह वेनेजुएला में स्थित है। सवाना जो होता है घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील में है। पंपास जो होता है यह स्थित है अर्जेंटीना में, मुख्य रूप से अर्जेंटीना में, फिर उरुग्वे और ब्राजील में है। उसके बाद है स्टेपी। स्टेपी होता है यूरेशिया में। कंपोज जो है यह स्थित है ब्राजील में। और पुस्ताज जो है यह स्थित है हंगरी में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो स्वेज नौ परिवहन नहर जो है यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इसका निर्माण 1869 ईस्वी में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने करवाया था। और 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सिलवास घास का मैदान जो है यह पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए सिलवास घास का मैदान जो है दक्षिणी अमेरिका के अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखा के समीप स्थित होता है। और ब्राजील के घास के जो मैदान होते हैं उसी को कंपोज कहा जाता है। और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में घास के मैदानों को प्रेरीज बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, बूशबल्ड घास स्थल पाए जाते हैं? तो बूशबल्ड घास स्थल जो है यह पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जो काफी हद तक घास और छोटी झाड़ियों से ढके मैदानी क्षेत्र हैं। और इसका विस्तार जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया में है।
और ऐसे घास के मैदान विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ के नाम दिए गए हैं, जैसे घास के मैदान है पंपास। पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, और डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत को छांटना है। सबसे पहले घास का क्षेत्र है, उसके बाद इसका महाद्वीप का नाम है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका का है घास का मैदान, यह सही है। पंपास यह दक्षिणी अमेरिका का है, यह भी सही है। स्टेपीज जो है यूरोप का है, यह भी सही है। और वेल्ड जो है यह दक्षिण अफ्रीका का है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का जो है यह डाउन्स होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल जो है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है। तो लानोस जो है यह स्थित है दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, जो वेनेजुएला और उत्तरी पूर्वी कोलंबिया तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो पुस्ताज घास का क्षेत्र जो है यह पाया जाता है हंगरी में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, देखिए क्वेश्चन नंबर 123 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न में से कथनों के आधार पर सत्य है। इसमें से सही को छांटना है, कौन सा सही दिया गया है। पहला है, चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंड होती है, यह सही दिया गया है। स्टेटमेंट 2 है कि टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन आते हैं, यह भी सही है। तीसरा है, दक्षिण अमेरिका में सवाना को लनोस बोलते हैं, यह भी सही है। चौथा है, लिवरपूल ज्यूडर्जी नदी के मुहाने पर स्थित पतन है, जो कि गलत है। इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि चक्रवात में पड़ी गर्म ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और चक्रवात में केंद्र में कम दाब की स्थापना होने के बाहर की ओर दाब बढ़ता है और चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। और टुंड्रा वनस्पति में मॉस तथा लाइकेन आते हैं और दक्षिण अमेरिका में सवाना को लनोस बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 14 है, विश्व की प्रमुख नदियां परिवहन। देखिए नदियां और परिवहन के बारे में दिया गया है और इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का लंबाई जो हो जाएगा यह 9289 किलोमीटर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जिसका यह जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है और यह रेलवे लाइन रूस के यूरोपीय भाग में स्थित राजधानी मॉस्को से शुरू होकर के इसके एशिया वाले भाग के पूर्वी तट, जिसको बोलते हैं हम लोग व्लादिवोस्तोक, प्रशांत महासागर तक पहुंचती है और यह मार्ग रूस के यूरोपीय भाग, यूराल पर्वत, साइबेरिया और सुदूर पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो बहती है यह हो जाएगी लीना नदी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लीना नदी जो है यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जो रूस में बहने वाली एक नदी है और यह नदी बैकाल पर्वत से निकल करके लेप्टिव सागर में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है। तो सबसे अधिक पानी जो बहता है यह बहता है अमेजन नदी में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमेजन नदी जो है जल प्रवाह के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम एंडीज पर्वत श्रेणी से होता है और अमेजन नदी जो है मुख्यतः ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर के बहती है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिटेरेनियन नदी हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का जो कारण होता है यह होता है पार्श्विक अपरदन यानी भूक्षरण, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है यह जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है पश्चिम के प्रशांत महासागर से पूरब में अटलांटिक तट कनाडा के सभी 10 प्रांतों से होकर के जाती है और ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर को न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन सिटी को जोड़ती है, जिसका लंबाई 7821 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी अमेजन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और आयतन के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह पेरू में एंडीज पर्वतमाला से निकल करके पूरब की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है और विश्व की सबसे लंबी नदी यह हो जाएगी नील नदी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। पूछा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो यह जाएगा हडसन नदी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यह जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। साथ ही ध्यान देंगे जाम्बेजी नदी जो है
जाम्बेजी, लिम्पोपो तथा नील नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है? यह बहती है इराक में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, इराक में बहने वाली यह नदी दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो पूर्वी तुर्की में आर्मेनिया के उच्च स्थलों से निकल करके कुर्ना के समीप दजला नदी में मिलती है और आगे बढ़ करके फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 है कि निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है? तो व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यह मार्ग जो है यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों को जोड़ता है और इस मार्ग के द्वार विश्व का सबसे अधिक व्यापार होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ईटा इपू बांध जो दुनिया की सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? तो ईटा इपू बांध जो है यह स्थित है ओरिनोको नदी पर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एवं डैम है जो ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर स्थित है और इस बांध का निर्माण 1971 में शुरू हुआ था और 1984 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है? तो इसे हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, पाक जल संधि जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के मध्य स्थित है। यह जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है तथा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और यह जल संधि से तात्पर्य होता है कि सकरा जलीय मार्ग जो 2 स्थलीय भागों को अलग एवं 2 जलीय भागों को जोड़ता हो। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 15 है, विश्व के प्रमुख देश, सीमा एवं रेखा। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? तो चारों ओर से भूमि से जो घिरा हुआ है यह हो जाएगा मंगोलिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, इसके उत्तर में रूस, दक्षिण दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में चीन की सीमाएं मिलती है और सीरिया और लेबनान जो है भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर तथा कोरिया, जापान और सागर के पश्चिमी तट पर स्थित देश हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से म्यांमार की सीमा मिलती है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में टोटल 47 देश हैं। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है और यह जो है विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यानी एशिया जो है दुनिया के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इस महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और वर्तमान में एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या 47 है और देशों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें 54 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है, यह होता है क्यूबा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 1960 के दशक तक जो है ये क्यूबा दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था और यह देश कैरिबियाई सागर में स्थित है जिसका राजधानी हवाना हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गौल देश का नया नाम क्या है? तो गौल देश का नया नाम हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, यानी गौल पश्चिमी यूरोप का एक ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषण है जो फ्रांस और उसके इर्द गिर्द के प्रदेशों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, एक है हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जो होती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है तथा डूरन रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 है कि निम्न में से कौन स्थलरूप देश नहीं है? पूछा गया है कि स्थलरूप देश नहीं है तो हो जाएगा गैबोन। देखिए, वह देश जिसकी सभी सीमाएं सिर्फ स्थल से घिरती हो स्थलरूप देश कहलाते हैं, जैसे भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दक्षिण सूडान, बोत्सवाना, नाइजर इत्यादि। यह सभी जो है लैंडलॉक कंट्री हैं, जबकि गैबोन जो है पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जो स्थलरूप देश नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। तो जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, यह हो जाएगा बिस्के की खाड़ी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिस्के का जो खाड़ी जो हो जाएगा यह पूर्वोत्तर अंध महासागर की एक खाड़ी है जो केल्टिक सागर के दक्षिण में स्थित है और यह स्पेन एवं फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। इसका नाम स्पेन के बास्क प्रदेश एवं फ्रांस के क्षेत्र में बोली जाने वाली बास्क भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 16 है,
तो विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्राएं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, बमाको किस देश की राजधानी का नाम है? तो बमाको जो हो जाएगा, यह नाम हो जाएगा माली का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे दिया गया है देश की राजधानी, जैसे जापान का राजधानी टोक्यो हो जाएगा, माली का बमाको हो जाएगा, अंगोला का लुआंडा हो जाएगा और जर्मनी का राजधानी हो जाएगा बर्लिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो सेंटियागो जो होता है, यह राजधानी हो जाएगा, सेंटियागो चिली का राजधानी हो जाएगा। देखिए पूछा गया है कि सेंटियागो किसकी राजधानी है? सेंटियागो जो है यह चिली की राजधानी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उरुग्वे की राजधानी ये हो जाएगी मांटेविडियो तथा गुआना का राजधानी हो जाएगा जॉर्ज टाउन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सेंटियागो जो है चिली की राजधानी है, पेरू का राजधानी हो जाएगा लीमा, उरुग्वे का राजधानी यह हो जाएगा माउंटेविडियो और गुआना का राजधानी जॉर्ज टाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो जापान का मुद्रा का नाम हो जाएगा येन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जापान की मुद्रा येन है, चीन का मुद्रा युआन है या रेनमिंबी भी होता है। ध्यान देंगे चीन का रेनमिंबी भी होता है, रेनमिंबी होता है चीन का मुद्रा का नाम, या युआन बोल सकते हैं। तुर्की का लीरा हो जाएगा और चिली का पेसो हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, रुपया मुद्रा है। तो रुपया जो है इंडोनेशिया का मुद्रा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और भारत का मुद्रा रुपया हो जाएगा, बांग्लादेश का टका हो जाएगा और भूटान का नगुल्ट्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अकरा राजधानी है। तो अकरा जो है यह राजधानी है घाना की। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। वहीं सेनेगल का राजधानी हो जाएगा डाकर और ट्यूनिसिया का ट्यूनिस हो जाएगा, युगांडा का कंपाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है, कीव राजधानी है। तो कीव जो है यह राजधानी है यूक्रेन की। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। कीव जो है पूर्वी यूरोप का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक देश है और वर्ष 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के पतन और यूक्रेनी स्वतंत्रता के बाद में कीव यूक्रेन का राजधानी बना था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 है, ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद जो है यह राजधानी हो जाएगा उज्बेकिस्तान का। ध्यान देंगे ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। वहीं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी यह हो जाएगा अशगाबाद। अशगाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो जाएगा और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हो जाएगा, जिसका नाम पहले अस्ताना था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा है? क्या रखा है? कजाकिस्तान ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए किर्गिस्तान जो है इसका राजधानी बिश्केक हो जाएगा, ताजिकिस्तान का दुशांबे हो जाएगा और उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताजिकिस्तान का राजधानी हो जाएगा दुशांबे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे देश, राजधानी और मुद्रा के बारे में दिया गया है। सबसे पहले है ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान का राजधानी दुशांबे हो जाएगा और ताजिकिस्तान का मुद्रा सोमोनी हो जाएगा। वैसे ही किर्गिस्तान का राजधानी बिश्केक है और इसका राजधानी, इसका मुद्रा हो जाएगा सोम। उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद है और इसका मुद्रा हो जाएगा उज्बेकी सोम। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान का मुद्रा हो जाएगा अफगानी रुपया। अल्जीरिया का राजधानी अल्जियर्स है और अल्जीरिया का मुद्रा हो जाएगा दिनार। वैसे ही है इराक, इराक का राजधानी बगदाद है और इराक का करेंसी हो जाएगा दिनार। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम हो जाएगा रुपया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ईरान का जो मुद्रा है इसका नाम होता है रियाल, सिंगापुर का मुद्रा डॉलर हो जाएगा और म्यांमार का मुद्रा क्यात हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 154 है कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान का करेंसी येन हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए रूस का करेंसी हो जाएगा रूबल। रूस का करेंसी रूबल है और रूस का राजधानी मॉस्को है। चीन का राजधानी बीजिंग है और चीन का मुद्रा युआन या रेनमिंबी है। तुर्की का राजधानी अंकारा है और तुर्की का मुद्रा लीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा जो हो जाएगा यह हो जाएगा रैंड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा दिरहम हो जाएगा, ब्राजील का मुद्रा रियाल हो जाएगा, जापान का मुद्रा येन है और अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की मुद्रा है। तो ब्राजील का मुद्रा हो जाएगा रियल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए ब्राजील का जो मुद्रा होता है ब्राजीलियाई रियल होता है, रूस का रूबल होता है, इथोपिया का बरल होता है, ईरान का रियाल होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा होती है, देखिए पूछा गया है कि भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा यह होती है नेगुल्ट्राम। और भूटान जो है दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है और यह चीन और भारत के बीच में स्थित है और इसकी राजधानी थिम्पू है। और यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से
उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है ओमान की राजधानी है। पूछा गया इसमें कि ओमान की राजधानी है, तो ओमान का राजधानी हो जाएगा मस्कट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और यह जो है इस्लाम धर्म प्रधान देश है और यहाँ की मुख्य भाषा अरबी है और यहाँ की मुद्रा ओमानी रियल हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 159 है, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी हो जाएगा टेगुसिगल्पा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए बाकी भी दिया गया है, साइप्रस। साइप्रस का राजधानी हो जाएगा निकोसिया। कंबोडिया का राजधानी नामपेन है। होंडुरास का राजधानी टेगुसिगाल्पा है। पनामा का राजधानी पनामा सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा हो जाएगा यूरो। ध्यान देंगे कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो हो जाएगा, जबकि पेसो जो है फिलीपींस की, रुपया इंडोनेशिया की तथा लीरा जो है इटली की मुद्रा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो सुवा जो है यह राजधानी है फिजी का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और सबसे बड़ा नगर भी हो जाएगा। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इस देश में बहुतायत में हिंदू मंदिरों के होने के कारण इसे स्मॉल इंडिया भी कहा जाता है। और विकल्प में अन्य देशों की राजधानी दिया गया है, जैसे टोंगा जो है इसका राजधानी हो जाएगा नुकुआलोफा, टुवालू का फुनाफुटी और वानुआतू का पोर्ट विला हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा शेकेल हो जाएगी। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है और इसे न्यू इजराइल शेकेल के नाम से जानते हैं। और 1948 में इजराइल की मुद्रा इजरायली लीरा थी, परंतु 1960 के दशक में बदल करके इसे शेकेल कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सेंटियागो राजधानी है। तो सेंटियागो जो है यह चिली का राजधानी है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। सेंटियागो जो है दक्षिण अमेरिकी देश चिली का राजधानी है और इसमें अन्य देश उनकी राजधानी भी दिया गया है, जैसे उरुग्वे का राजधानी मोंटेविडियो हो जाएगा, गुआना का जॉर्ज टाउन है और पेरू का लीमा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। देखिए क्वेश्चन नंबर 164 दिया गया है कि अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? क्या हो जाएगा? इथोपिया का। ध्यान देंगे कि अदिस अबाबा जो है इथोपिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है और शहर के ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व के कारण इसे अक्सर अफ्रीका की राजधानी या अफ्रीकी राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही दिया गया है? इसमें जाम्बिया और लुसाका जो है यह सही है, बाकी इसमें गलत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ट्यूनिशिया का राजधानी जो है यह ट्यूनिस हो जाएगा, जाम्बिया का राजधानी लुसाका हो जाएगा, उसके बाद एस्वातिनी यानी स्वाजीलैंड की राजधानी मवाबाने हो जाएगा और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हो जाएगा। नेक्स्ट है, चैप्टर नंबर 17 है, विश्व के प्रमुख शहर, विश्व की प्रमुख भाषाएं। इसका पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर यह टोक्यो हो जाएगा, लेकिन यह क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा गया था। अभी हाल फिलहाल में यह चेंज हो चुका है और यह हो जाएगा जकार्ता। ध्यान देंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का राजधानी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स है, तो हो जाएगा रोम में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यानी 7 टीलों का शहर जो है सिटी ऑफ 7 हिल्स, इसके नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा रोम। यह जो है इटली की राजधानी है और टाइबर नदी के किनारे बसा शहर जो रोम है यह चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कील नहर है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है और यह नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और यह नहर यूरोप के व्यापार क्षेत्र के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है और पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉयट नामक नगर जो है यह प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए डेट्रॉयट जो है अमेरिका का शहर है, यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और चेन्नई को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 170 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो यह हो जाएगा इस्तांबुल। इस्तांबुल शहर जो है जो कि तुर्की का राजधानी है, यह 2 महाद्वीपों में यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। इस प्रकार तुर्की जो है एक अंतर महाद्वीपीय देश है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में शहर का नाम है और सूची 2 में नदी का नाम है। सबसे पहले है हैम्बर्ग शहर। तो हैम्बर्ग शहर जो है यह एल्ब नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका मिलान 4 हो जाएगा, एल्ब हो जाएगा। ग्लासगो शहर जो है यह स्थित है क्लाइड नदी के किनारे। उसके बाद है ब्यूनर्स आयर्स जो कि ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है और रॉटरडम जो है नीदरलैंड का, यह स्थित है न्यूमास नदी के किनारे। इसलिए हमारा आंसर जो है 4-3-2-1 हो जाएगा। 4-3-2-1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला हमारा चैप्टर ही चेंज है। देखिए अगला चैप्टर है हमारा विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसका क्वेश्चन पूछा गया है एस्किमो जनजाति से कि एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति जो है यह निवास करती है अमेरिकी महाद्वीप में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और यह जनजाति जो है मुख्यतः कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और रूस के पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है अगला टॉपिक है हमारा कृषि एवं पशुपालन। इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और गेहूं उत्पादन में चीन जो है पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है रसदार फलों जैसे संतरा, जैतून, नींबू, अंजीर आदि के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, केप प्रांत इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा टॉपिक है खनिज औद्योगिक केंद्र। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र है। तो जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र हो जाएगा ओसाका। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ओसाका जो है जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण का केंद्र है और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यहाँ का वस्त्र उद्योग पूरी तरह से आयातित कच्चे मालों पर निर्भर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि भारत का मैनचेस्टर जो हो जाएगा या सिर्फ पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद हो जाएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर होता है। नेक्स्ट है चिली की चिक्वी कामाटा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चिली की चिक्वी कामाटा खाने जो है यह प्रसिद्ध है कॉपर के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और चिली जो है तांबा और नाइट्रेट दोनों के लिए जाना जाता है। चिली को तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 177 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो किम्बरले का जो हीरा का खान है यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और किम्बरले जो है दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान है जिसे बिग होल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, इसमें से गलत को छांटना है। सबसे पहले है औद्योगिक क्षेत्र का नाम है, फिर उसके बाद वह क्षेत्र के देश का नाम है। सबसे पहले है ओसाका। ओसाका जो है जापान में स्थित है। लंकाशायर जो है यह ब्रिटेन में स्थित है, यह भी सही दिया गया है। उसके बाद है सेलम जो है यह तमिलनाडु में भारत में है। उसके बाद है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम जो है यह स्थित है यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन यहाँ पे फ्रांस लिखा गया है इसलिए गलत हो जाएगा। यह यूके में स्थित है बर्मिंघम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बर्मिंघम जो है यूनाइटेड किंगडम में है, ओसाका जापान में है, लंकाशायर ब्रिटेन में है और सेलम जो है यह भारत में स्थित है। नेक्स्ट है इसका विविध जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है सब इसमें दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए हम लोग ओएस्टर का संवर्धन करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। मोती जो है समुद्र सीपीओ और मीठे पानी के सीपीओ द्वारा बनाए जाते हैं और मोती का उत्पादन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधि से किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप यानी उत्मासा अंतरिप को किसने खोजा था। तो उत्मासा अंतरिप को खोजा था बार्थोलोमियो डियाज ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुर्तगाली खोजकर्ता हैं बार्थोलोमियो डियाज। इन्होंने 1488 ईस्वी में केप को मूल रूप से केप ऑफ स्टार्म नाम दिया था। और केप सी रूट जो कि अफ्रीका के दक्षिणी तट से गुजरता है अधिक लोगों द्वारा पार करने के कारण इसे केप ऑफ गुड होप के नाम दिया गया। और यह दक्षिणी अफ्रीका के केप महाद्वीप पर अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड के रूप में है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। पूछा गया कि भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है तो हो जाएगा कृषि भूगोल। कृषि भूगोल जो है या भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। इसमें देखिए भौतिक भूगोल का वह शाखा होता है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। और भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं होती हैं जिसमें शामिल होती है भू आकृति, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल शामिल होती हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो अरुण 3 जल परियोजना जो है यह स्थित है नेपाल में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए अरुण नदी जो है नेपाल में है, इसी पर स्थित है अरुण 3 परियोजना। और इस परियोजना में 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। तो पूछा गया एशिया में नहीं है, यह हो जाएगा रूबी पाइपलाइन। यह जो है एशिया में नहीं है। बाकी पूर्वी पश्चिमी गैस पाइपलाइन यह एशिया में है, तबरीज अंकारा भी है और अरब गैस पाइपलाइन भी है। देखिए रूबी जो है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में स्थित नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और अन्य सभी पाइपलाइन एशिया में ही स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो हम्बन टोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे हो जाएगा। इसका मुद्रा श्रीलंकाई रुपया और इसकी भाषाएं सिहली और तमिल हो जाएगी। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच में समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, फ्रांसीसियों के प्रयासों के द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक सुएज नहर का निर्माण किया गया और 1869 में इसे नेविगेशन के लिए खोला गया था और इसके खुलने से लंदन और चेन्नई के बीच में समुद्री यात्रा का मार्ग कम हो गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक होते हैं जड़ी बूटी के लिए, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। तो नदी की निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनता है डेल्टा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, जब प्रवाहित नदी के द्वारा अपरदित कण इकट्ठा होकर के भू आकृति का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण की क्रिया कहते हैं। इससे निर्मित आकृति को डेल्टा कहते हैं। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विकसित सुंदरबन डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, चापाकार, पंजाकार आदि डेल्टा के प्रमुख प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, समान दाब वाले स्थानों को गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, यह होती है आइसोबार, यानी समान दाब वाले रेखाओं से मिलाने वाली रेखा को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। वहीं समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में एक अविभाजित स्थल मंडल था, वह कहलाता था पेंजिया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। यानी 1912 ईस्वी में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसकी संकल्पना जो है यह थी कि सभी महाद्वीप प्रारंभ में एक अकेले भूखंड थे जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा गया था। और पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया का विभाजन लॉरेंसिया तथा गोंडवाना लैंड के रूप में क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, इस कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 191 है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, यह हो जाएगा अकेसिया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, अकेसिया जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बबूल। बबूल जो होता है विषुवतीय वनों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन से संबंधित है, जबकि महोगनी, रोजवुड और आयरनवुड जो होता है विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो होते हैं उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और भारत में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, यह भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस तट के समानांतर स्थित है। तो यह हो जाएगा पूर्वी तट के समानांतर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर स्थित है और इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें 400 प्रकार के प्रवाल, 1500 प्रजातियां और 4000 प्रकार के मोलस्का शामिल है और इसका लंबाई 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। और यह जो है डुगोंग और बड़े हरे कछुए जैसी प्रजातियों के निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 193 है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल होते थे, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे और 1887 में फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और फ्रांसीसी के उपनिवेशों का आधिकारिक नाम हिंद चीनी संघ था।